जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ खान सर का आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे और इस टेस्ट में इकोनॉमी और पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे। इसका पीडीएफ चाहिए अगर आपको, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल, मैं यहाँ लिख देता हूँ परीक्षा वाटिका, इस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो आप 8676934039 इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नए टेस्ट और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? विलियम पिट। कौन था भैया? तो ये प्रधानमंत्री था विलियम पिट, नाम था इसका, और ये 1784 का मामला है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा का सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट हो जाएगा HVR अयंगर, विकल्प बी वाला। 1934 ईस्वी में सबसे पहले MN रॉय द्वारा संविधान सभा का गठन का विचार रखा गया था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से 1935 में जाकर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की मांग की गई। फिर जाकर के संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। चुनाव कब हुआ था? तो भैया चुनाव होता है जुलाई का महीना था, जुलाई से अगस्त कर लीजिए। 1946 में चुनाव होता है। और पहला बैठक कब होता है संविधान सभा का? संविधान सभा का फर्स्ट बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और यहाँ पर और भी कई सारे सोर्स हैं जो अलग अलग देश से लिए गए हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि यूएसए सबसे पहले ले लेते हैं, जहां से लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इन सबके न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की जो अभिव्यक्ति होंगी, ये सारे संयुक्त राज्य अमेरिका से यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ली गई है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी यूएसए का ही देन है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य का नामांकन हो जाएगा, और डीपीएसपी लिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे डीपीएसपी। ठीक है। और भी दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया, राज्य के सदस्य का निर्वाचन होगा या फिर संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रियाएं होगी, ये सारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और यहाँ पर दिया गया संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता हो गया या फिर समवर्ती सूची का समावेशन हो गया, ये सारे भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं। साथियों अगर आपको बीएड करना है यूपी से, वो भी कम से कम फी में, तो 2026 से 28 सेशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल हो रहा है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 8676934039 और आपका बीएड सिर्फ और सिर्फ 60,000 में कंप्लीट हो जाएगा और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चौथा प्रश्न है हमारा, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? स्टेटमेंट जो दिया गया है किनका है? ये हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर का दिया हुआ है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। के मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। इसी तरह अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया था संविधान की प्रस्तावना के बारे में। आगे देखिए है, फजल अली आयोग के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा इसका विकल्प डी हो जाएगा। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई, ये वाला गलत है। जब फजल अली आयोग जो है, इसका गठन कब हुआ था? इस आयोग का गठन किया गया था दिसंबर 1953। डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1953। 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें फजल अली के अतिरिक्त कौन कौन थे? और के.एम. पणिक्कर थे और एच.एन. कुंजरू थे इसमें शामिल, जिसमें कि राज्य के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाए जाने की सिफारिश की गई थी और कहा गया था एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इस आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। यहाँ पर क्या गया? स्वीकृति नहीं भैया, अस्वीकृति मिली थी इसको, इसलिए रॉन्ग ये वाला हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए अनुच्छेद 14 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जहां पर प्रदत्त विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की बात कही गई है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर
जन्म के आधार पर विभेद नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 का मामला है। फिर आप आर्टिकल 16 में जब आओगे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात कही गई है। और आर्टिकल 19 जैसे अनुच्छेद में कहा गया है कि विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन या फिर निर्बाध विचरण और निवास संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसी बातें आर्टिकल 19 में कही गई है। और भी आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 21 और इसका 21 का क्लॉज ए वाला, ये आर्टिकल भी आप लोग सही से देख लेना, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में खास करके। साथियों, अगर आपको मेगा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है एडीओ के लिए, अभी 50 दिन का समय बचा है आपके पास, लगभग 45 दिन मान लीजिए, 45 दिन, तो 40 मॉक टेस्ट का ये टेस्ट सीरीज चल रहा है। 249 रुपए इसका फी रखा गया है, जो कि बहुत ही मिनिमम फी है, ऑफर में चल रहा है। इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 8676934039। इसमें करंट अफेयर्स का ना एक्स्ट्रा सेशन के लिए क्लास भी रखा गया है और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेगा आपको इसका टेस्ट सीरीज के रूप में। 5 टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स का होगा, क्योंकि 45 दिन है, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी करना है। और एक शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा स्पेशल एडीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये टेस्ट सीरीज आप लोग जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही है नहीं है ये पूछना है आपको, बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का वर्णन भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 200 क के अंतर्गत है। तो 200 क नहीं है भैया, ये 300 क है। हिंदी में कहो तो 300 क, नहीं तो इंग्लिश में 301 के अकॉर्डिंग है। और आर्टिकल 200 में आर्टिकल जो है ये इसमें शामिल नहीं है। तो भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 200 इसमें शामिल होगा, और भाग 12 होगा, इसमें 11 भी नहीं होगा, भाग 12 आ जाएगा जब 300 क की बात करेंगे हम लोग। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत था और पूछा जा रहा था कौन सा सही नहीं है, तो यही वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा विकल्प डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नीति निर्देशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नहीं जोड़ा गया है। राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आर्टिकल 44 इसमें शामिल नहीं होगा। और भी जो यहाँ पर आर्टिकल दिएंगे इसके बारे में आप लोग एक बार देख लेना कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित। जैसे कि आर्टिकल 39A है, तो इसमें बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर को सुरक्षित करने की बात कही गई है, और आर्टिकल 39F में कही गई है। ठीक है, 40 यहाँ पर 43A क्या है, तो इसमें उद्योग के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने की जैसी बातें इसमें कही गई है। आर्टिकल 48A है, इसमें कि पर्यावरण को बेहतर बनाना या फिर वन्य एवं वन जीवों की रक्षा करने की बात कहेगी, जिसमें राज्य सरकार को दायित्व सौंपा गया इसमें। ठीक है, इसी तरह आप लोग एक और आर्टिकल है 51A, इसको पढ़ लेना, जिसके तहत मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको भी जोड़ा गया था 51A को। आगे देखिए, मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर बताना है आप लोगों ने कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा गलत सही है या फिर कौन सा गलत है। पहला, यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी भैया, जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी की, तो ये गलत हो गया। दूसरा, यहाँ पर क्या है, इस समिति ने संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े, तो बिल्कुल ये वाला सही दिया गया है। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। बाकी इसके बाद क्या हुआ था, समिति के मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया गया था, आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान रखने का सुझाव भी दिया गया, जिसको अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन यहाँ जो कहा जा रहा है 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव, तो ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा देखिए, यहाँ पर क्या है, नीति निर्देशक तत्व की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित है, ये वाला क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये भी मूल कर्तव्य की तरह गैर न्यायोचित यहाँ पर हो जाएंगे। तो विकल्प तीसरा भी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो जाएगा। चौथा देखिए, यहाँ पर कुछ मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, तो कुछ विदेशी एवं नागरिक दोनों के लिए है। यहाँ पर देखिए, मूल अधिकार जो होंगे ना, देश के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन मूल कर्तव्य केवल देश के नागरिकों के लिए ही होता है। यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात कही गई, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा और तीसरा सही है, यहाँ पर केवल 2 और 3 विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताना है, कूट तो है नहीं यहाँ पर, इसी 4 में से एक सही होगा, और विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसे दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य होगा। जो आर्टिकल 368 है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन में अलग अलग विशेष बहुमत, अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होगा, और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का कितना 2/3 पार्ट जो होगा बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। लेकिन दोनों सदन के बीच गतिरोध की स्थिति में क्या होगा, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है।
इस वजह से ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। और किसी भी सदन में किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति से लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदन से पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा भी जाता है। तो ये वाला यहाँ पर क्या है, लोकसभा को नहीं राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ये तो गलत हो गया। इस वजह से पहला भी लोकसभा में नहीं, कभी कभी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का मामला आता है, अभी मैंने आपको बताया। फिर तीसरा देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया। ये वाला यहाँ पर क्या है, अगर मान के चलिए राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति नहीं देगा तो वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है, ना ही संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर मान लीजिए संविधान संशोधन विधेयक संविधान की संघीय ढांचा में परिवर्तन का उद्देश्य रख लेता है, तो ऐसे विधेयक को आधे राज्य को विधानमंडल द्वारा सामान्य बहुमत से पारित कराया जाना अनिवार्य हो जाएगा। तो ये वाला भी यहाँ पर गलत हो गया। पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो एक ही सही था, विकल्प डी वाला। आगे देखिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू राष्ट्रीय आपातकाल को किस अवधि के भीतर संसदीय अनुमोदन अनिवार्य है? 1 माह होता है, और ये आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग होता है क्या, राष्ट्रपति शासन, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और ये आर्टिकल 352 है। 1 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। पहले सीमा 2 माह थी, कितना, 2 मंथ था। फिर 44वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 में, इसको घटा करके 1 माह कर दिया गया, कितना, 1 मंथ। पहले 2 मंथ था, 1978 से पहले पूछा जाए ना, तो इससे पहले 2 मंथ था, इसके बाद हो गया 1 मंथ। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा, कौन सा होगा, ये हो जाएगा किसी भी सदन में अब महाभियोग लाया जा सकता है। ये मतलब होता है कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना दे दिया जाएगा, उसके बाद ही लाया जा सकता है, और नोटिस पर उस सदन में कुल सदस्य में से कम 1/4 पार्ट, जो 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा। यह आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 61 क्लॉज 2 में बताया गया है। और भी कई राष्ट्रपति के बारे में, तो एक चीज जान लीजिए, प्रेसिडेंट से संबंधित जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, 100% रहेंगे, तो ये टॉपिक आपका 100% क्लियर भी होना चाहिए। आगे देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था? कौन से थे इसमें से? तो 2 राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ पद पर रहते हुए। तो कृष्णकांत भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, विकल्प सी वाला हो जाएगा, जिनका पद पर रहते निधन हो गया था। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है ना, देश का दूसरा सबसे ऊंचा पद होता है, और इसका चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, गुप्त मतदान के द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित मनोनीत सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसी तरह आप लोग देख लेना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, ये सब प्रावधान आपको देखना जरूरी है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए, जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितनी अवधि के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसको कम से कम 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद कम से कम उसको मंत्री का पद धारण करना होगा, नहीं तो वो टाटा बाय बाय। अभी हाल में एक करंट वाला मामला भी आया था, जो कि 1 साल पहले का ही है, मोटा मोटी 1 साल के अंदर का ही है। अगर आप मंत्री के पद पर है, अगर आपको सजा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, 1 माह तक जेल में रहते हैं, तो स्वतः ही पद समाप्त समझा जाएगा। ये वाला भी देख लेना आप लोग, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 देखिए, उप प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कहा जा रहा है उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। यहाँ पर करेक्ट पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, 3 में से बताना आपको कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सही पूछा जा रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है, वह नीति आयोग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी सदस्य ये होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है। और इधर आ जाएगा नीति आयोग, ये वाला हो ही गया, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर है, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये वाला भैया बिल्कुल लग नहीं रहा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जो मुखिया होता है ना पूरी कमेटी का, तो ये वाला गठित जो होगा सरकार, वो भंग हो जाएगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, यही पूछा जा रहा था, केवल 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, विकल्प डी। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? यह निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, विकल्प बी हो जाएगा। और लोकसभा का पीठासीन अधिकारी क्या होता है? अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहते हो आप लोग। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सदन की अध्यक्षता कौन कर सकता है? कौन करता है बताइए? तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, कोई भी व्यक्ति सदन का ही हो सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट कौन सा होगा, ये बताना है आप लोगों ने। चलिए, यहाँ पर कूट तो नहीं दिया गया है, देख लेते हैं एक बार।
चलिए, कूट नहीं है इसमें, डायरेक्ट बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, स्थगन के उपरांत सदन में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। ये वाला यहाँ पर जो है सतन कथन जो है सत्य नहीं है, क्योंकि स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त कर सकता है, सत्र को नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाए। विधेयक कैसे समाप्त होगा, ये पूरा का पूरा बैठक समाप्त हो सकता है, लेकिन सत्र तो नहीं समाप्त होगा। इसलिए स्थगन किसी विधेयक पर कोई असर नहीं डालेगा। स्थगन की शक्ति जो होगी सदन के पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होगी, और इसके विपरीत बात कही जाए तो सत्रावसान जो होगा राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची दिया गया है, पहला सूची में राज्य, दूसरे में लोकसभा में सीटों की संख्याएं दी गई है, मिलान करना है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या 11 हो जाएगी। ठीक, फिर महाराष्ट्र का आ जाइएगा 48, उसके बाद राजस्थान का मामला आएगा भैया 25, और कर्नाटक का 28 हो जाएगा। तो इसका मिलान कर लिए तो पहले का हो गया तीसरा, और दूसरे का पहला, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का चौथा हो गया। 3, 1, 2 और 4 देख लीजिए कौन सा होगा। 3, 1, 2 और 4 विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन समितियों के सदस्य संख्या समान होगा, इसमें से कौन सा समान होगा, तो विकल्प सी वाला हो जाएगा, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्यम समिति, ये वाला इसकी सदस्य संख्या, दोनों की संख्या 22 है। आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है, यह अधिकार जो दिया गया है संसद को दिया गया, विकल्प बी वाला हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, 1993 में अपनाया गया था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में, जहां पर सबसे पहले हुआ था उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली सबसे पहले अपनाया गया था, जिसमें कि अभी वर्तमान में भी व्यवस्था है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 4 अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे इनके साथ विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति को राय दिया जाता है, किसको, प्रेसिडेंट को राय दिया जाता है कि इसमें से किसको चुना जाए। तो फिर 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश में से 2 भी अगर असहमति है तो वह राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा, ये चीज जान लीजिए। 4 का 4 होना चाहिए, 4/4 होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के पास यह अनुमोदन जाएगा। और अंतिम विचार होता है राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ये चीज जान लीजिए, ये राष्ट्रपति जो होगा मानने के लिए बाध्य होगा। 4 में से 4 अगर सेलेक्ट हैं तो इसी में से चुना जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह आर्टिकल हो जाएगा 11155। ठीक है, आर्टिकल 155 जो भाग 6 है 153 से 167 तक है, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है, इसी से संबंधित है 155 भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य विधान परिषद की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, आर्टिकल 171 हो जाएगा, विकल्प ए वाला हो जाएगा, 171 आर्टिकल। ठीक, और भी जो है यहाँ पर 172 भी दिया गया। 172 में क्या संबंधित है, तो राज्य के विधानमंडल की अवधि बताई गई है। 73 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता, जो सदस्य की अर्हता क्या होगी। ठीक, 74 में विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में कहा गया है। ये तीनों भी क्लियर हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, इसमें से कौन सा राज्य होगा जहां विधान परिषद नहीं है। तो 5 राज्य है जहां पर विधान परिषद है, कौन कौन सा हो जाएगा 5 राज्य। पहला तो हो गया भैया तेलंगाना, यहां पर विधान परिषद है। ठीक है, तेलंगाना के बाद लिख लीजिएगा अपना प्यारा बिहार। ठीक, उसके बाद यूपी हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कर्नाटका जहां विधान परिषद है, कर्नाटका हो जाएगा, 4 हो गया। एक और होगा ना, एक कौन सा है, आंध्र प्रदेश प्लस महाराष्ट्र भी कर लीजिएगा, महाराष्ट्र भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 3 2 5 1 6 लिख लीजिएगा। ठीक, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, साथ में महाराष्ट्र लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, इन सारे जगह पर क्या है, ये विधान परिषद हो जाएगा। खैर तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए विकल्प बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक तो हो ही गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में नहीं हो जाएगा। विधान परिषद जो होता है ना, कुल सदस्य संख्या जो होता है विधानसभा में, उसका 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड द्वारा चुना जाता है, और 1/12 सदस्य जो होगा ये राज्य में रह चुके 3 वर्ष के स्नातक निर्वाचित होते हैं। ये सारा प्रावधान आप लोग पढ़ चुके हो। अगर मान के चलिए विधानसभा की संख्या 1/3 है, कम से कम 40 सदस्य जो जिस विधानसभा में आ जाएंगे, यानी कि 120 प्लस किसी की संख्या है, वहीं पर विधान परिषद होगा।
चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, महाराष्ट्र एक कर लेना। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक कर रख सकती है? ये अधिकतम जो हो जाएगा 4 माह तक रोक सकता है। पहले बार में 3 माह, ठीक, उसके बाद में फिर 1 माह और मौका देता है जहां पर रोकने का, टोटल 4 माह होता है। पहले फेज में 3 माह, दूसरे में, ये ध्यान रखना आप लोग को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? इसमें से कौन सा होगा भैया? मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम सबसे कम सदस्य वाला संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिजोरम में विधानसभा सदस्यों की संख्या ना 40 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, त्रिपुरा, मणिपुर, उसके बाद नागालैंड लिख लीजिएगा, नागालैंड, नागालैंड प्लस इसमें मेघालय, मेघालय। यहां पर सदस्यों की संख्या निश्चित है पहले से ही, ठीक है। एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा तो मणिपुर हो गया, चौथा नागालैंड और पांचवा मेघालय। इन पांचों जगह पर निर्धारित 60 संख्या निश्चित है। कितने? टोटल 60 मेंबर्स। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किस विषय पर आमंत्रित की जा सकती है? 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है और राइट आंसर बता देना है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो साधारण विधेयक हो जाएगा और एक वित्त विधेयक हो जाएगा। धन विधेयक इसमें नहीं आएगा और संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं आएगा। जो संयुक्त बैठक होता है ना, साधारण विधेयक वित्त विधेयक के मामले में ही आहत किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये दोनों को अगर ले लिया जाए, इसमें संयुक्त बैठक आहूत नहीं किया जा सकता है। जो धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक, इसको पारित करने के लिए संपूर्ण शक्ति लोकसभा में ही होता है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग पारित होना आवश्यक है। यानी कि लोकसभा में पारित होगा, फिर जाकर के राज्यसभा में पारित होगा, दोनों के लिए अलग होगा। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं इसमें। इसमें हो जाएगा पहला और दूसरा में केवल 1 और 2 विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को भारत में जनहित याचिका की मां के नाम से जाना जाता है। ये हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में सबसे पहले जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इसमें पुष्पा कपिला हिंगोरानी द्वारा दाखिल किया गया था। इसमें जनहित याचिका की मां के रूप में जाना जाता है। इनका नाम है पुष्पा कपिला हिंगोरानी, ठीक है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा नहीं होंगे, उनका नाम है क्या बताया मैंने? पुष्पा, हाँ पुष्पा नाम है उनका, पुष्पा कपिला, ठीक है। पूरा नाम था पुष्पा कपिला हिंगोरानी, हिंगोरानी। इनको ही जनहित याचिका की मां कहा जाता है। ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट था, तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन है? ये विकल्प भी हो जाएगा। सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है, और ये 1963 में बनी थी। कहां की? यूपी में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना आप लोग कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप सभी को पता है, अंगूठा छाप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट फिर से पूछा जा रहा है। कूट भी दिया गया, देख लेते एक बार। चलिए, कूट नहीं दिया गया, असत्य कथन ही पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। कौन सा यहाँ पर सही होगा भैया? विकल्प बी वाला हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया, क्योंकि ये अधिकतम 6 माह नहीं, 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने? 1 ईयर तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ये वाला गलत था और गलत ही पूछा जा रहा, सत्य नहीं है। तो विकल्प बी वाला सत्य नहीं है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। और राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो मोटा मोटी जान लीजिए, भारत का नागरिक हो, भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, या फिर वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो इन सारे चीजों के लिए पात्र कौन होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, ठीक। और राष्ट्रपति के लिए क्या पात्रता होगी? आप सभी को पता है। संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है? देखिए, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है और इसका राइट आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हो। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा ये वाला, अंडमान निकोबार का। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय है जो कि जिनकी अधिकारिता 1 से अधिक राज्य में। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय का कहाँ हो जाएगा? ये वेस्ट बंगाल हो गया एक, और एक हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
फिर आप लोग ले लीजिएगा मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय का मामला आएगा तमिलनाडु का क्षेत्र और पुदुचेरी का क्षेत्र। कौन सा? तमिलनाडु पुदुचेरी का क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद बंबई हाई कोर्ट, तो बंबई हाई कोर्ट तो आ जाएगा भैया महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के सिवा गोवा ले लीजिए, गोवा भी इसी में आएगा। फिर दादरा नागर हवेली, DNH, दादरा नागर हवेली वाला पार्ट, और इसी में दमन और दीव भी जोड़ लीजिएगा, दमन एंड दीव, DND। ठीक, केरल वाला तो सिर्फ केरल लक्षद्वीप दोनों का होगा, केरल प्लस लक्षद्वीप, LK लिख लेते हैं, ध्यान रखना। फिर आएगा ना पंजाब वाला, पंजाब जो हरियाणा का उच्च न्यायालय है, तो ये आ जाएगा पंजाब प्लस हरियाणा प्लस चंडीगढ़, तीनों जगह का होगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। फिर गुवाहाटी आ जाएगा, गुवाहाटी, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है असम वाला, तो ये आ जाएगा असम, असम का होगा, प्लस मिजोरम लिख लीजिए, प्लस अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड, इन सारे 4 स्टेट के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट मान्य है। तो एक से अधिक जगह पर, एक से अधिक क्षेत्र को ये कवर करता है, तो सबसे ज्यादा गुवाहाटी वाला होगा, 4 राज्य को कवर करता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34वां देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, आर्टिकल 40 इसमें शामिल हो जाएगा, जो कि राज्य के ग्रामों को पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है। और संविधान का भाग 4 है, जहां पर 36 से लेकर के 51 तक के आर्टिकल इसमें शामिल है, संविधान का पार्ट 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के अध्ययन हेतु अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 1977 में गठन हुआ था अशोक मेहता समिति का, और अपनी रिपोर्ट पारित किया था 1978 में। रिपोर्ट कब पारित किया? 1978 में। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब और कहां शुरू की गई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हुआ था। नागौर जिला है राजस्थान का, यहीं पर शुरू हुआ था सबसे पहले। विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, राजस्थान का नागौर, सॉरी 2 अक्टूबर होगा ना, 12 अक्टूबर नहीं होगा भैया, 2 अक्टूबर, विकल्प सी वाला होगा, राजस्थान के नागौर में शुरू हुआ था। भारत में कुल कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हो जाएंगे? ये 8 प्रकार के हो जाएंगे, 8 प्रकार के। 8 प्रकार के कौन कौन से होंगे थोड़ा देख लेते हैं एक बार, 1 बाय 1 यहां पर, ठीक है। चलिए पहला तो हो जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका परिषद लिख लीजिए आप लोग, नगर पालिका परिषद हो गया। फिर अगला जो हो जाएगा नगर निगम, लिखिए नगर निगम हो जाएगा। नगर निगम के बाद कौन सा होगा? अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति इसमें आ जाएगा। फिर इसके आगे हो जाएगा शहरी क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक। 1 2 कितना हो गया भाई? 1 हो गया, 2 3 हो गया, 4 हो गया। चलिए अब 5वां लिख लिए, छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड आ जाएगा। 6ठा लिखिए टाउनशिप, टाउनशिप हर जिले में होता है। 7वां लिखिए, इसी का 7वां लिखिएगा आप लोग, 7वां पार्ट हो जाएगा पत्तन या न्यास, पत्तन न्यास। और आखिरी लिख लीजिएगा 8वां, 8वां हो जाएगा विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी जो होता है वहां के लिए, लिख लीजिए विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी, ठीक। तो ये 8 हो जाएंगे, जहां पर शहरी स्थानीय न्याय हो जाएंगे ये 8, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 74वां संशोधन हो जाएगा ये। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इसमें से राइट आंसर जो इसका निकल कर आएगा ये हो जाएगा विकल्प डी वाला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक का पद धारण कर सकते हैं। तो या तो 6 वर्ष पूरा कर लेंगे या तो 65 वर्ष, तो दोनों के लिए समान होगा। तो 62 वर्ष की आयु, ये मामला यहीं पे गलत हो जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो यही वाला सत्य नहीं था, क्योंकि 65 वर्ष की बात इसमें कही गई है।
62 वर्ष की कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है इसमें से, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। यही वाला सत्य नहीं है। राज्य या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति किए जा सकते हैं, ये वाला गलत दिया गया है, नियुक्त नहीं किए जा सकते। जैसे यूपीएससी का चेयरमैन होगा, ये सदस्य जो होगा कार्यकाल समाप्ति के बाद पुनर्नियोजन की पात्रता संविधान में अलग रूप से की गई है। जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष होगा, इसके अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के अन्य पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर संघ वाला मामला गलत हो जाता है। फिर यूपीएससी के सदस्य जो होंगे, कोई सदस्य जो होगा, अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए, अन्य सदस्य जो होंगे, तो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, लेकिन किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये भी हो सकता है स्टेट पीसीएस के लिए। जैसे अगर यूपीएससी का अन्य मेंबर है तो स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी है, बीपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अगर उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होगा तो यहाँ पर भी सदस्य नियुक्त हो सकता है। लेकिन अगर इन पद में अतिरिक्त अगर बात कही जाए, इनके अतिरिक्त बात कही जाए, तो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए यह अपात्र हो जाएगा। तो राज्य सरकार का मामला भी खत्म हो जाता है। तो असत्य था तो यही वाला असत्य मामा यहाँ पर ये आएगा ही नहीं मामला। ठीक है, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट मोटा मोटी यही है, विकल्प डी, वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि क्या होगी? तो इसकी पदावधि जो हो जाएगी 3 वर्ष की हो जाएगी। देखिए इजी क्वेश्चन दिया गया है। आयोग में अध्यक्ष जो होगा कितना होगा? अध्यक्ष जो होगा इसमें 1 होगा, 1 उपाध्यक्ष होगा, 3 होगा अन्य मेंबर। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आर्टिकल कौन सा होगा भैया? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 148 वाला मामला है। अगला देखिए, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? सभी को पता है ये होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसकी नियुक्ति जो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक आयोग या निकाय नहीं है? यहाँ पर कौन सा नहीं होगा इसमें से? तो नीति आयोग इसमें संवैधानिक आयोग या निकाय नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यही होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म। एक संवैधानिक या असंवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन ना संविधान के द्वारा नहीं, योजना आयोग जो चला था ना, 12 योजना आयोग, तो 2012 से 17 तक चला था। उसके बाद ये आया था मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के बाद, 1 जनवरी को ये पारित हो गया था 2015, लेकिन 2017 से लागू हो गया था ये। ठीक है, नीति आयोग किसके जगह पर? योजना आयोग के जगह पर। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे पीएम, चाहे कोई भी पीएम बने। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं होगा बताइए? तो यह एक संवैधानिक निकाय है, ये वाला गलत दिया गया है। जो मानवाधिकार आयोग है ना, ये राज्य मानवाधिकार हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार हो, संवैधानिक नहीं होगा। संसद में पारित अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो ये इसका कार्यकाल की बात कही जाए तो 3 वर्ष होता है, या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक कोई भी रह सकता है। या तो 3 वर्ष कोई मेंबर रह ले, या उनकी आयु 70 वर्ष हो जाए, रिटायर हो जाएंगे। तो संवैधानिक निकाय नहीं है बाबा, तो सत्य नहीं है ये स्टेटमेंट। परिसीमन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसे सही है या है? बताना यहाँ पर कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा, ये चीज आपको क्लियर करना है। पहला यहाँ पर, यह एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक निकाय नहीं है, ये वाला सही है। तो जान लीजिए, परिसीमन आयोग का आदेश जो होता है ना, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा राज्यसभा द्वारा इसमें संशोधन भी नहीं किया जाएगा। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पर इसके आदेशों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, तो ये न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, कहीं भी नहीं। तीसरा देखिए, इसके आदेशों में लोकसभा या राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। तो दूसरा गलत था, पहला तीसरा सही है यहाँ पर, तो विकल्प सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? ये हो जाएगा तमिल को, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना सूची 1 को सूची 2 के साथ। यहाँ पर देखिए मिलान करते हैं, तो पहला सूची में आयोग और निकाय दिए गए, दूसरे में संबंधित मंत्रालय दिए गए। यहाँ पर मिलान करना है किस तरह से? तो देखिए, लोकपाल दिया गया, लोकपाल का जो पद है किस मंत्रालय से है? तो कार्मिक मंत्रालय से। तो कार्मिक मंत्रालय देखिए दूसरा है, तो यहाँ इसके सामने इधर लिख लेते हैं, ठीक ना, मिलान करने में ठीक रहेगा। दूसरा हो गया, मिलान नहीं हो पाएगा, बहुत सटा हुआ है। वस्तु और सेवा कर समिति हो जाएगा किससे? वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय चौथा है यहाँ पर, देख लीजिए।
तो इसका हो जाएगा 4, 2 4 हो गया। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय देखिए पहला है यहाँ पर, इसके आगे 1 लिख देते हैं। फिर चुनाव आयोग बचा, तो 1 ही बचा है, कानून न्याय मंत्रालय तीसरा, ये तीसरा हो गया। तो यानी 2 4 1 और 3 जो होगा कूट, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 और 3, विकल्प बी देख लीजिए, 2 4 1 और 3 दिया गया, विकल्प बी ही इसका सही जवाब होगा और सही उत्तर चुनने के लिए ही कहा गया था। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया? आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन जब पारित हुआ था, कब? 1976-78। बताओ कब का मामला है, कमेंट करना ईयर आप लोग। तो राइट आंसर जिसका हो जाएगा विकल्प बी वाला होगा, 42वां संविधान संशोधन। ईयर कमेंट करना है आपको अभी के अभी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार का है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विकासशील अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा विकल्प डी, ह्रासमान लागत विधि। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल के नाम से जानी जाती है? ये पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56, पहली पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 1951 से 56। फिर महालनोबिस मॉडल आया था। ये सब तो मैंने बार बार बोला है कि 12 पंचवर्षीय योजना को आप पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। आगे देखिए, गरीबी हटाओ नारा भारत की विकास रणनीति का केंद्रीय उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना जब हुआ था, ये तभी बना था 1971 के आम चुनाव में। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से लेकर के 79 तक था, 1974 टू 1979 तक का मामला था ये। आगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 तक सरकार का राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर विकल्प सी, जीडीपी का 4.4%। नेक्स्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? आसान सा जवाब हो जाएगा विकल्प आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मनी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के वास्तुकार के रूप में किसे जाना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी वाला, पीसी महालनोबिस। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसीज का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका नियमन जो होता है और नियंत्रण दोनों आरबीआई इसका मुख्य संस्था है, तो इसका होता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1934 के तहत शक्ति दिया गया था, जिसमें इसका उपयोग करके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो होंगी यानी कि एनबीएफसी जो होंगे, इनको रेगुलेट करती है कौन? आरबीआई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60वां प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा इसका नियुक्ति हो जाएगा। आगे है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किनके बीच संबंधों को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र के बारे में बताइए। तो ये मुद्रास्फीति जो होगा ना और बेरोजगारी की भी संबंध दर्शाएगा, विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा ना संबंध दर्शाएगा, जहां पर बेरोजगारी क्या होगा, बेरोजगारी में कमी आएगा और मुद्रास्फीति में क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, बेरोजगारी में कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि। साइन से नोट कर लेना, डाउन होगा तो कमी, अप होगा तो वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी पीएम किसान योजना की एक मुख्य विशेषता है? यह हो जाएगा विकल्प सी, भुगतान वितरण के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सिस्टम लागू किया है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज किस वर्ष स्थापित किए गए थे? ये स्थापित हुए थे वर्ष 1975 में। 2 अक्टूबर को पहले 5 आरआरबी की स्थापना हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी स्थापित हुए थे। आगे है, किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान सामाजिक न्याय के साथ विकास पर दिया गया? किस पे? सामाजिक न्याय के साथ विकास। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये था 9वां पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। भारत में किस समिति ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण यानी इन्फ्लेशन टारगेटिंग की सिफारिश की थी? ये कौन सी कमेटी थी? ये बताना है आप लोगों ने। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, उर्जित पटेल कमेटी। और ये कमेटी कब की है? 2014 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? देखिए, कूट तो नहीं दिया गया है, ऐसे इसका राइट आंसर बताना है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को उत्तरदायी नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखिए, भारत की राजकोषीय नीति में फिस्कल ड्रैग की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है? विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नीतियों में कोई बदलाव किए बिना महंगाई के कारण
कर राजस्व का स्वतः बढ़ जाना, जिससे वास्तविक आय में कमी आती है। और ये जो है ना घर्षण, जो फिस्कल ड्रैग होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। ये ऐसी स्थिति होती है जब महंगाई के चलते लोग की ना नाम मात्र आय बढ़ जाती है, लेकिन वे ऊंचे स्लैब टैक्स में आ जाते हैं और उनकी वास्तविक महंगाई जो होती है ना समायोजित रहती है, आय में कोई खास वृद्धि नहीं होती इसमें। अगला है, भारत में भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प, यहां पर देखिए कौन सा कूट दिया गया है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ना। पहले, चालू खाता में वस्तुओं, सेवाओं और एक तरफा स्थानांतरण का व्यापार शामिल होता है। बिल्कुल सही दिया गया है पहला स्टेटमेंट, जिसमें लेन देन को दर्ज किया जाता है और वस्तु के व्यापार जैसे कि निर्यात होगा, आयात होगा, दोनों। और सेवाओं के व्यापार होंगे जैसे कि आईटी सेवा आएंगे, पर्यटन विभाग होगा। फिर प्राथमिक आय आएंगे जैसे कि निवेश से प्राप्त जो आय होगा। फिर सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे द्वितीयक आय में, तो एक तरफा हस्तांतरण, जो प्रवासी भारतीय द्वारा भेजा जाता है धन, इससे संबंधित होगा, जो विदेश में कमाते हैं भारत में भेजते हैं, ये वाला इसमें शामिल है। दूसरा यहाँ पर देखिए, पूंजी खाता में अधिशेष चालू घाटे की भरपाई कर सकता है, तो ये भी सही दिया गया। जो भुगतान संतुलन में चालू खाता होता है, पूंजी खाता और वित्तीय खाता, साथ ही त्रुटियां, चूक सब भी शामिल होंगे इसमें। तो चालू खाता में घाटा होगा जैसे कि आयात निर्यात से अधिक हो जाएगा। पूंजी और वित्तीय खाते में अधिशेष के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा, जो एफडीआई जिसको कहते हो आप लोग, एफडीआई होगा। पोर्टफोलियो निवेश होगा, ठीक। ऋण होगा, जहां पर यहाँ पर ऋण होगा, कर्जा होगा। तो अन्य पूंजी प्रवाह भी इसमें शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए विकल्प दूसरा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, त्रुटियों और चूकों को शामिल किए जाने के कारण लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। ये वाला भी सही दिया गया है। क्यों? कि भुगतान संतुलन एक लेखांकन पहचान होता है। ये क्या होता है? अकाउंटिंग आइडेंटिटी होता है। अकाउंटिंग आइडेंटिटी एआई होता है, जिसका अर्थ होता है कि चालू खाता जो होगा, पूंजी खाता और वित्तीय खाता, संतुलन करने वाली जो मद होगी, त्रुटियां और चूक सबको मिला करके कुल योग हमेशा कितना होगा? इसका कुल योग एआई बराबर कितना होगा? 0 होगा। और त्रुटियां चूक में से वैसे अंतर आ जाएंगे जो दर्ज किए जाएंगे, जो आंकड़ों में अशुद्धि हो जाएंगे, अपंजीकृत लेन देन हो जाएंगे, या फिर समय के अंतर के कारण उत्पन्न होंगे। जो चीज नोट ही नहीं हुआ उसका तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के 0 होना चाहिए। तीनों के तीनों यहाँ पर क्या हो गए? सही हो गए। सही उत्तर चुनना था 1 2 3, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रोनी कैपिटलिज्म शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? कौन सा होगा? विकल्प बी हो जाएगा। एक ऐसा आर्थिक तंत्र जहां व्यवसायों की सफलता सरकार के अधिकारियों से नजदीकी संबंधों के कारण होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्य रूप से भारत में कर सुधारों से संबंधित नहीं है? इसमें से जो नहीं होगा वो बताना है, तारापोर समिति होगा। ये समिति ना आधिकारिक तौर पर पूंजी खाता परिवर्तनीय समिति के रूप में जाना जाता है, जो कि इसका स्थापना जो हुआ ना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। पूंजी खाते पर भारतीय रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता के आधार पर जो रोड मैप की जांच करता है, सिफारिश करता है, ये आरबीआई द्वारा बनाया गया है। ये वाला इसमें शामिल नहीं होगा, ये वाला ही सही होगा, क्योंकि संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि इनकरेक्ट जो होगा। बाकी सब जो दिया गया, कडलर समिति, केलकर पार्थ समिति, ये सब इसी से संबंधित होगा। आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नवीन राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम कहां स्थापित किया जाएगा? सही जवाब इसका होगा विकल्प सी का, बिहार में स्थापित होगा। 2025-26 में जो पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जो नया राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन स्थापना की घोषणा की गई है, खास करके मखाना वगैरह प्रोडक्शन वगैरह के लिए, तो ये बिहार में होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ प्रेस दिया गया, दूसरी सूची में उसके स्थान दिए गए। कौन सा प्रेस का कौन सा स्थान है? पहला इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, तो ये हो जाएगा नासिक, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र हो जाएगा। नासिक प्लस महाराष्ट्र भी लिख लीजिएगा। तो इसका तो भैया चौथा हो गया। चलो, इसका चौथा हो गया। अब है बैंक नोट प्रेस, देवास हो जाएगा। देवास कहां पर है भैया? ये एमपी में है, ठीक। ये तो महाराष्ट्र हो गया, ये एमपी में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा कहां पर? नर्मदापुरम, ये हो जाएगा नर्मदापुरम। ये कहां पर है? तो ये भी है एमपी में ही। अब है सिक्योरिटी पेपर मिल, तो ये हो जाएगा कहां पर? प्रिंटिंग प्रेस कहां पर होगा? ये हैदराबाद होगा ना भैया, ये हैदराबाद में होगा, ठीक है, हैदराबाद में। पेपर मिल होगा नर्मदापुरम में, एमपी में। अब जाकर के सही फिट बैठा। पहला का चौथा हो गया, दूसरा का दूसरा हो गया, तीसरा का पहला और चौथा का तीसरा हो गया। 4 2 1 और 3 हो गया। 4 2 1 और 3, विकल्प ए सही है।
चलिए आगे बढ़ा जाए। 73 देखिए, अब आएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। देखिए 73 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकार स्कूल में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? टोटल इसमें हो जाएंगे विकल्प सी 50,000। बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? इसका है विकल्प सी 0% हो जाएगा। 3% जीएसडीपी रखने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन मानदंड के अनुरूप होता है, 3% रखा गया था। बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? ये देखिए दरोगा में पूछा गया था, जल जीवन हरियाली मिशन किसके लिए शुरू किया गया था, और ये देखिए यहाँ पर वर्ष पूछा गया है अभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी 2019। बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए ब्रिक्स देश द्वारा कौन सा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान स्थापित किया गया था? सही जवाब होगा विकल्प बी न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारतीय कृषि में अधिशेष श्रम के अनुसार श्रम के कारण मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? विकल्प बी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार वानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान BFCRI कहां स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा विकल्प ए मुंगेर में स्थापित किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सही जवाब इसका होगा विकल्प बी, कितना? 6% है। नेक्स्ट है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी M विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न, बिहार सरकार की कौन सी पहल छात्रों को इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करती है? सही जवाब होगा विकल्प बी वाला पहल। पहल प्रोजेक्ट है PAHAL, ठीक है, ये वाला है। भारत में एकीकृत पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प यहाँ पर सी वाला TV स्वामीनाथन। बिहार सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचार और उद्यमिता की बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है बिहार आइडिया फेस्टिवल। अगला है, बिहार बजट 2025-26 में किन स्थानों पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सुल्तानगंज और रक्सौल में। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 का राज्य बजट कब प्रस्तुत किया था? ये विकल्प सी हो जाएगा 3 मार्च 2025 को। अब तो ये गृह मंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी, होम मिनिस्ट्री बन गए हैं, होम मिनिस्टर। वित्त मंत्री कौन है बिहार के? कमेंट करना आप लोग जरा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय सामंजस्यपूर्ण प्रणाली यानी HS का रखरखाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? राइट आंसर किसके द्वारा होगा? विकल्प सी हो जाएगा विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अधिकतम बिजली खपत के मामले में बिहार के शीर्ष 3 जिले क्रमशः कौन से होंगे? ये हो जाएगा पहला पटना, दूसरा गया, फिर मुजफ्फरपुर। विकल्प ए वाला हो जाएगा। 2023-24 में 363 यूनिट पर व्यक्ति यहाँ पर बिजली खपत की बात है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान पर विचार कीजिए। तीनों सेक्टर दिया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों। अब यहाँ 2024-25 दिया गया है, 23-24 है, हो सकता है 25-26 पूछ दिया जाए, अब तो 26-27 का भी बजट आ गया, तो ये वाला भी सब देख लेना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आएगा तीनों सेक्टर का अलग अलग आएगा। प्राथमिक सेक्टर में 19.9% था, तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा सीधा दिया गया है। तो क्या कहा जा रहा है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? यही ना, तो यहाँ पर विकल्प बी, केवल तीसरा जो है ना यहाँ पर सही दिया गया है, तीसरा सही था, केवल 3, क्योंकि ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा। प्राथमिक सेक्टर में 19.9% था और द्वितीयक में 21.5%, ये वाला तो गलत हो गया ना, तीसरा केवल सही दिया गया था। टर्शरी सेक्टर में 58.6%, यही वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय घाटे को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? सही जवाब विकल्प ए कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां हो जाएंगी इसमें। जब किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति दोनों में समान निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि होती है तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? विकल्प डी हो जाएगा, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे बड़ा दाल उत्पादक जिला होगा? इसमें से हो जाएगा कौन सा? विकल्प पटना में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन होता है। और चावल और गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हो जाएंगे? अगर लिख लीजिएगा, राइस प्लस व्हीट यानी गेहूं, इसके लिए रोहतास फेमस है, सबसे ज्यादा होता है यहाँ उत्पादन।
आगे निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है? इस प्रणाली का नाम है SSI मंत्रा, विकल्प बी। हाल ही में किस राज्य ने अपनी गंभीर भूमिगत जल संकट की समस्या को हल करने के लिए AI सक्षम वाटर एटलस लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। अगला है उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? सही जवाब विकल्प डी हो गया। 95 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक यानी GEPI लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, विकल्प सी सही जवाब हो गया इसका। अगला है भारत के प्रथम पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है RHUMI रूमी 1, विकल्प ए। 97 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस जल निकाय में स्थित है? यह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। 98 देखिए, हाल ही में पहला 24x7 अनाज ATM कहां शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत जो की गई है भुवनेश्वर, ओडिशा में। 99 देखिए, हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। आखिरी प्रश्न है आज के टेस्ट का, हाल ही में भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? और इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, मध्य प्रदेश। साथियों, अगर आपका आज 67 नंबर आ रहा है कुल 100 में से, तो आप सेफ जोन में हो। कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगर आपको BEd में एडमिशन लेना है कम से कम फी में सरकारी यूनिवर्सिटी से, तो कांटेक्ट कर लेना हमारे नंबर पर 8676934039 पर। और आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है, मेगा मॉक टेस्ट वाला 249 का ऑफर चल रहा है, इसके लिए भी इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।